चलिए फिर शुरू करते हैं ना आज की क्लास। स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे हमें। और आजकल थोड़ा सा क्लासेस को रिकॉर्ड करने का है, तो सभी लोग शांति से सुनिएगा, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जिला स्तर पर BSA काम करता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी काम करता है, उसी तरीके से जो ब्लॉक स्तर पर है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई ब्लॉक्स होते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। तो उन ब्लॉक्स को जो है हैंडल करने के लिए, उन ब्लॉक्स में शिक्षा अच्छे से चलने पाए, सुचारू रूप से चलने पाए, इसके लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो उन्हीं से संबंधित ये काम है, और इसका टाइटल ही आप देख रहे हो, प्रशासनिक और प्रबंधकीय, यानी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है ये सारी बातें होनी है। तो अगर हम इन बॉक्स में देखें तो इन बॉक्स के अंदर पहले तो यही बताएंगे कि प्रशासनिक और प्रबंधकीय है क्या, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। फिर वित्तीय अभिलेख, जो भी आपके जो फाइनेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और विद्यालय का सामान्य विवरण, जो भी स्कूल का जो डाटा है उसके बारे में, और शिक्षकों का सामान्य विवरण, जो टीचर्स वहाँ पे उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो या उस एरिया में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस ब्लॉक में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका सामान्य एक डाटा, और सेवा पुस्तिका, जो उनका टीचर्स की एक जो सर्विस बुक होती है वो, उसके बारे में। भविष्य निधि लेखा पासबुक, जो कि भविष्य निधि से रिलेटेड जो भी होता है, जिसमें कि आपका GF PF जो ये सारी चीजें होती हैं, उससे संबंधित एक पासबुक। सेवा निवृत्त लाभ, अगर आप रिटायर हो जाते हैं, टीचर्स रिटायर हो जाते हैं उस ब्लॉक के, तो उनको क्या क्या लाभ मिलता है, ये सारी बातें। और विद्यालयों को प्राप्त अनुदानों का उपभोग, तो हमें पता ही है कि स्कूल को जो है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विधायक और लोकल बॉडीज, और कोई भी जो है NGOs, किसी भी संस्था के द्वारा क्या है, इनको अनुदान मिलता है स्कूल्स को। तो उन अनुदानों का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में भी पूरा लेखा जोखा रखना होता है। और अशासकीय अनुदानित विद्यालयों के लिए विभिन्न अनुदानों हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण। और जो अशासकीय स्कूल है, जहाँ जो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, जिनको कोई शासन से डायरेक्ट कोई अनुदान नहीं मिलता, तो उनके लिए भी जो, अगर वो लोगों को कुछ अनुदानों की आवश्यकता है, तो उनके आवेदन लिए जाते हैं, और फिर उनको आगे जहाँ भी पहुंचाना होता है, उनको वहां तक पहुंचाना, ताकि उन लोगों को भी अनुदान मिल सके, और वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी अपनी शिक्षा को अच्छे से चलाने पाए। तो ये पूरा आज की क्लास के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो ये इनबॉक्स में हमने देखा। अब फिर आ जाते हैं यहीं पर कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी जो एजुकेशन फॉर ऑल और जर्नलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना और प्रवेश सुनिश्चित कराने हेतु, इसमें जो है, जो भी प्रवेश कराना था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, उसको बिल्कुल सुनिश्चित कराना। पारिवारिक सर्वेक्षण कराना कि परिवार में जो भी उस ब्लॉक स्तर पर, लोकल स्तर पर जितने भी परिवार हैं, उनका सर्वे कराना कि इनके यहाँ कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, या अगर कोई 6 से 14 वर्ष तक की उम्र का बच्चा उनके परिवार में है और वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उनको भी मोटिवेट करना और उनको स्कूल तक लेकर जाना। समयबद्ध ढंग से शिक्षा जागरूकता सप्ताह, जो हमने देखा था स्कूल चलो अभियान, तो इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाना, और के माध्यम से अभिभावकों में जागरूकता पैदा करते हुए बचे हुए ऐसे बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराया जाना। और जो इतने अभियान चलाए गए, स्कूल चलो अभियान या और भी जो प्रोग्राम चलाए गए, तो उनमें क्या है कि अभिभावकों में जागरूकता
पैदा करना, और जो ऐसे बच्चे प्रवेश नहीं लिए हैं उनको भी उनका प्रवेश भी सुनिश्चित कराया जाना। और सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से विद्यालय शिक्षा से अपवंचित रह गए हैं ऐसे बालकों को भी जो है स्कूल तक पहुंचाना, जो किसी सामाजिक कारण से या उनके पास पैसों की कमी है, इस कारण से भी जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन तक भी उनको भी स्कूलों तक पहुंचाना भी एक ये काम है। और बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही निम्नलिखित कार्यक्रम विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं तथा विद्यालयों को सज्जित किया गया है। इसका नियमित पर्यवेक्षण करते हुए सुविधाओं को गति देना शिक्षा खंड अधिकारी का दायित्व है। इतने सारे प्रोग्राम जो है पहले से ही चल रहे हैं, और तो ये प्रोग्राम जो है अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहे हैं, इनका सुपरविजन करना, इनको गाइड करना, ये सब काम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का होता है। तो और क्या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के और क्या दायित्व हैं, ये हम आगे देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि विद्यालय विकास एवं शिक्षक अनुदान की व्यवस्था करना, यानी पहला काम क्या है, विद्यालय का विकास। आपके जो ब्लॉक में जो स्कूल आ रहे हैं उन स्कूल्स का किस तरीके से विकास किया जाए, और टीचर्स को भी किस तरीके से अनुदान मिल सके, ताकि वो अपने जो शिक्षण का कार्य है, उन्हें कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित या कोई और ऐसा कुछ फील्ड वर्क से संबंधित उन्हें अगर कोई ऐसा अनुदान या कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था कराना खंड शिक्षा अधिकारी का काम होता है। दूसरा पॉइंट है कि विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, रसोई घर का निर्माण करना, पूरे विद्यालय भवन को देखना और उसका निर्माण कराना, और कक्षा कक्ष जो भी क्लासेस हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, उनका वेंटिलेशन ठीक है कि नहीं है, और रसोई घर का निर्माण करना, एक किचन का निर्माण करना। आपको पता ही है कि मिड डे मील वगैरह की सारी व्यवस्था जो है वो करनी होती है, तो ये इन सब की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है, ये सारा जिम्मेदारी भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है। और चार दीवारी पेयजल, जो भी स्कूल की बाउंड्री है वो भी पूरा प्रॉपर होनी चाहिए, कोई टूटी तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है, सेफ है कि नहीं, ये सारा देखा जाता है। पेयजल की व्यवस्था, पानी की, साफ पानी की व्यवस्था, क्योंकि पता है कि अगर पानी साफ नहीं हुआ तो उससे बहुत सारे रोग जो है स्कूल के लोगों को हो सकते हैं। कल भी एक न्यूज आ रही थी कि उसमें पंजाब नेशनल बैंक ही था शायद, उसके सारे के सारे जो वर्कर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो काम करने वाले थे बैंक के अंदर, उन सबको ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो वो ये कि अगर एक जन जब अगर नहीं आपने ध्यान रखा या कुछ भी ऐसी बात है, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो किसी और बीमारी से संबंधित हो, तो वो फिर सभी उसकी चपेट में आते हैं। तो इसलिए पेयजल की भी व्यवस्था करना स्कूल के अंदर, और शौचालय निर्माण व्यवस्था, शौचालय के निर्माण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 1986 की पॉलिसी में भी ये कह दिया गया था कि बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग जो है शौचालय होना चाहिए, तो उसी के निर्माण की व्यवस्था इनको करनी होती है। खेल उपकरण की व्यवस्था, कि आपके स्कूल में प्रॉपर खेल हो सके, तो उसके लिए जो खेलों के लिए जो उपकरण चाहिए होता है उनका भी आपको ध्यान बीईओ को अरेंज करना पड़ता है सारा। और जो मिड डे मील है, पौष्टिक आहार है, उसको भी जो है विद्यालय में, सारे विद्यालयों में प्रॉपर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, स्कॉलरशिप्स आती हैं गरीब बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, तो उन जो छात्रवृत्ति है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, सही बच्चे के हाथों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसकी भी व्यवस्था की जाती है। फिर बालिका पोषक स्कूल बैग तथा निशुल्क पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, पोशाक, यानी जो लड़कियों की यूनिफॉर्म है और जो स्कूल बैग है और जो भी उनके बुक्स हैं, उन सब की व्यवस्था करना भी
इनका काम है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, जो भी स्पेशल चाइल्ड है, किसी बच्चे को स्पेशल नीड है, तो वो भी इंक्लूसिव सेटअप के अंदर उनको भी ये सारी व्यवस्था करके देना, ताकि स्पेशल चाइल्ड जो है वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने पाए। अगर उसे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको अगर चेयर चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, या कोई हाथ पैर लिम्ब आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, या कानों के लिए उसको कोई फोन चाहिए, उसको ईयर के लिए कोई उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो ये सारी व्यवस्था करना भी इनकी जिम्मेदारी है। मीना मंच जो है वो भी NPEGEL के अंदर जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, तो एलिमेंट्री लेवल पर जो लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ये प्रोग्राम चला था कि लड़कियां भी स्कूल तक पहुंचे। तो उनमें जो मीना मंच है, मीना मंच का प्रसारण कराना, ताकि मीना मंच में क्या होता है कि जो डेली या रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़कियां उन्हें किस तरीके से मैनेज करती हैं या कैसे उनसे बाहर आ सकती हैं, तो इसको सुनकर जो गर्ल्स हैं उनमें एक आत्मविश्वास डेवलप होता है। तो उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और फिर शिक्षा मित्र व्यवस्था हमने देखा पिछले काफी टाइम से शिक्षा मित्रों की जो बात चल रही थी, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर स्कूल्स में काफी बच्चे हैं और टीचर्स की कमी है, तो शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करके भी आप जो है छोटे बच्चों को जो प्राइमरी तक के बच्चे उनको वो पढ़वा सकते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था करने की बात इन्होंने कही थी। और वैकल्पिक शिक्षा केंद्र ब्रिज कोर्स की व्यवस्था, और ब्रिज कोर्स हमने देखा था कि बच्चों के लिए भी और अब तो टीचर्स के लिए भी इवन जो बीएड करके जो टीचर्स प्राइमरी में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाती है। और अभी भी जो 68-69,000 वाली वैकेंसी आ रही है, उसमें जो बीएड को लिया गया है, तो उनके लिए भी क्या दिया गया है कि एक ब्रिज कोर्स जो 6 महीने का है, उसको करना स्पेशल कोर्स होता है, जो कि प्राइमरी को कैसे पढ़ाया जाए उससे संबंधित होता है। तो इस तरीके के कोर्सेज को और अल्टरनेटिव एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरीके से खोला जाए, उन्हें कैसे चलाया जाए, इसकी भी सारी देख रेख और इसकी व्यवस्था करना भी बेसिक इसका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम होता है। फिर ग्राम पंचायत एवं ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय स्तर पर MTA जितनी भी मीटिंग होती है, मैनेजमेंट टीचर एसोसिएशन और पेरेंट टीचर एसोसिएशन, और जो विद्यालय का जो पोषाहार समिति है, इन सब की व्यवस्था करना और उन्हें सक्रिय बनाए रखना। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है किसी भी स्तर पर, तो खंड शिक्षा अधिकारी की ये मुख्य भूमिका होती है कि वो उन सब मैटर को सुने और ध्यान से उसको सॉल्व करें। तो कार्यरत, अब देखिए जितने भी वहां पर, ये तो स्कूल से संबंधित सारी व्यवस्था हो गई। अब जो स्कूल में जो टीचर्स वर्किंग हैं उनके लिए भी क्या व्यवस्था की जाती है, इसके बारे में इन्होंने सारा बताया है कि कार्यरत समस्त परिषदीय अध्यापक अध्यापिकाओं और शिक्षा मित्र, यानी जितने भी टीचर्स हैं मेल फीमेल और जितने भी शिक्षा मित्र हैं, इन के और जितने भी शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, जो भी वहाँ पर वर्कर है, चाहे वो साफ सफाई कर्मचारी हो, चाहे रसोई में काम करने वाला हो, जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं, का सह समय व सही वेतन भुगतान सुनिश्चित करना। सभी की बिना BEO के साइन के किसी की भी सैलरी जो है रिलीज नहीं होती है, क्योंकि सारी रिपोर्ट BEO को ही देनी होती है। तो सोचिए ये किसी एक स्कूल का काम नहीं है, बल्कि उस ब्लॉक में आने वाले सारे स्कूल्स जितने भी हैं, परिषदीय स्कूल जितने भी हैं, उन सारे टीचर्स के और जितने भी नॉन एकेडमिक स्टाफ है, उन सबके वेतन को सुनिश्चित कराना। और PF प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण या और स्वीकृत, ये जितने भी आपके PF के लिए कोई बीच में लेना चाहता है, तो उनके लिए जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उनको आगे विभाग तक पहुंचाना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको चेक करना। और PF के किस्तवार कटौतियां, ये सारी चीजें भी उनको देखनी होती हैं। अनुमान्य चिकित्सा अवकाश, अगर किसी को मेडिकल लीव पर जाना होता है, तो उसके लिए भी जो है स्वीकृति यही देते हैं, जैसे चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है, CCL वगैरह,
मिलती है महिला अध्यापकों को। तो इस तरीके से जो या किसी को मेडिकल लेना है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है इनको दी जाती है। इन सारे को चेक करना भी इनका काम है और भविष्य निधि पासबुकों तथा अध्यापक सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां तथा लेखा अधिकारी से सत्यापन सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के सेवानिवृत्त देयकों, यानी जितने भी आगे जो लेखा अधिकारी हैं उन तक ये पहुंचाना, क्योंकि सारा इनका पूरा डाटा रखना होता है, उन्हें पूरा चेक करना पड़ता है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है। और जितने भी टीचर्स जो रिटायर हो रहे हैं उनका भी पूरा देखना कि उनको क्या देना है, उनका क्या कोई अगर कोई कुछ कटना है तनख्वाह में से या जो भी बातें इन सबका नियमित और क्या उनका पेंशन रहेगी, तो इन सारी बातों को भी देखना ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम है। और विद्यालयों को प्राप्त अनुदान का विद्यालय स्तर पर समुचित उपयोग, जितने भी अनुदान स्कूल को मिलते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और उन्हें उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रखना, और उसके बाद फिर उनको किस उस पर आप लगाओगे, किस मद पर आप खर्च कर रहे हो, किस एरिया में आप खर्च कर रहे हो, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। और समस्त छात्र निधियां, जितनी भी स्कॉलरशिप वगैरह भी आती है, या जितनी विद्यालय की संपत्ति है, तो भी साज सज्जा, भूमि, भवन निर्माण, मरम्मत, छात्रवृत्तियों का वितरण आदि की व्यवस्था करना तथा उपभोग सुनिश्चित करना आदि खंड शिक्षा अधिकारी के प्रमुख दायित्व हैं। देखिए कितने काम है खंड शिक्षा अधिकारी के, जितने भी स्कूल की संपत्ति है, साज सज्जा, भूमि, भवन निर्माण, जितने भी स्कॉलरशिप्स वगैरह आ रही हैं उन सबका वितरण करना, ये सारा काम खंड शिक्षा अधिकारी देखते हैं। फिर शैक्षिक व वित्तीय कार्यों के अतिरिक्त जितने भी ये एजुकेशनल या फाइनेंशियल वर्क है, इसके अतिरिक्त भी खंड शिक्षा अधिकारी जो है बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम है, मैनेजमेंट लेवल के काम है, और आपके उच्च अधिकारियों से जितनी भी इनकी मीटिंग होती है, शासन प्रशासन से संबंधित भी, ये इन सबका भी इनको निर्वहन करना पड़ता है। और इनके जितने भी अध्यापक या शिक्षणेतर जितने भी नॉन एकेडमिक स्टाफ है, उनकी कैसे नियुक्ति की जाएगी, कैसे उनका जो है प्रमोशन किया जाएगा, अगर किसी ने स्थानांतरण सरकार की तरफ से हो रहा है या जो है टीचर खुद चाहता है उसका ट्रांसफर होना, इन सारी बातों को देखना और सेवा संबंधी जितने भी समस्त कार्य हैं, वैसे भी हम देखते हैं मृतक आश्रित भी होते हैं बहुत सारी पोस्ट, और जो है कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसके रिलेशन में किसी को नौकरी मिलना, तो उसकी किस तरीके से नियुक्ति होगी, उसकी पूरी जांच पड़ताल, तो ये सारे काम जो है ये भी शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी के हैं, जिसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन, ये सारी चीजें इनके हाथ में होती हैं। फिर विकास खंड के समस्त विद्यालयों का जो विवरण रखना है, या उस विद्यालय की उसमें जितने विद्यालय उनकी स्थापना कब हुई, उनका क्या संक्षिप्त परिचय है, भवन कक्षा कक्ष कितने हैं, 4 दीवारी, क्रीड़ा स्थल, साज सज्जा, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय इत्यादि की सूचनाएं अंकित करना होता है कि हर स्कूल में क्या क्या इन सब का क्या डाटा है स्कूल वाइज, वो पूरा इनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो यह इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं। और खंड शिक्षा अधिकारी को विकास खंड के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची, जो भी अब देखिए कितना और भी इम्पोर्टेंट काम इनके पास, कि जितना भी क्योंकि उनके प्रमोशंस करने होते हैं, तो जो भी वरिष्ठता सूची होती है या जो उनके ट्रांसफर से संबंधित बात होती है, उनके प्रमोशन से संबंधित बात होती है, तो इस तरीके के सारे लेटर्स तैयार करना और आगे भेजना, ये भी इनका दूसरा काम है। और तीसरा काम अगर हम देखें तो कर्मचारी का नाम, पता, जन्म तिथि, क्योंकि इन्हीं सबके बेस पर उनको आगे बताना पड़ेगा, आगे जो है अपने भेजनी पड़ती है रिपोर्ट। तो जितने भी कर्मचारी हैं उनका नाम क्या है, पता क्या है, जन्म तिथि, पदोन्नति, उनका जो भी प्रमोशन उन्हें कब कब मिला है, कब कब उनका ट्रांसफर हुआ है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और सेवा योजित होने
का दिनांक व पद, किस टाइम पर उनका जो है नियुक्ति हुई है, तो ये सारी चीजें भी उनको, और किस पद पर उनकी नियुक्ति हुई, किस दिनांक पर हुई, और ये भी, और कब वो रिटायर हो रहे हैं, ये सारी बातें भी उनको पता होना चाहिए। समय समय पर पद वेतनमान, और कितने साल बाद वो किस पद पर हैं, या हर 5 साल बाद कुछ देखना हो, या हर साल कुछ देखना हो, तो इस तरीके से। और क्या वेतनमान उन्हें मिल रहा है, वेतन में होने वाले जो परिवर्तन की प्राविष्ट, जितने भी वेतन में उनके जैसे छठा वेतन आयोग चल रहा है, या 7वां वेतन आयोग चल रहा है, या किस हिसाब से उन्हें वेतन दिया जा रहा है, कोई डीए या कुछ और भी जितनी भी बातें होती हैं, उनसे संबंधित जो है ये सारी रिकॉर्ड रखना भी इनका काम होता है। फिर कर्मचारी द्वारा उपभोग किए गए चिकित्सा अवकाश, जितने भी मेडिकल जो लीव्स हैं, अगर वो ली गई हैं कर्मचारियों के द्वारा, या अवैतनिक अवकाश जो है, अगर उन्हें बिना विदाउट सैलरी भी अगर कोई अवकाश पर गया है, तो क्योंकि ये सारा एक एक रुपए का बड़ा हिसाब रखना होता है, क्योंकि सब आप कानून के दायरे में आते हैं, और अगर आपने किसी के भी हक के विरुद्ध जरा भी आपने निर्णय ले लिया, तो कोर्ट कचहरी के मामले चलते हैं। फिर किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही यदि हुई हो, अगर किसी अध्यापक के ऊपर कोई कार्यवाही ऐसी हुई है, अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई, तो उसका भी स्पष्ट कोई सस्पेंड हुआ हो, या किसी को सो कॉल्ड नोटिस दिया गया हो, या कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसी बात हुई हो, तो उसका सारा उल्लेख और इसका डाटा सहित ये सारी चीजें उनको देना पड़ता है विद प्रूफ। और स्थानांतरण, अभी पदोन्नति, चयन, वेतन मान की स्वीकृति, व्यक्तिगत वेतन स्वीकृति, यानी जो ये सारी बातों का आप इनको जो है सारा डाटा रखना पड़ता है। 4th नंबर पे क्या रहा है, सेवा पुस्तिकों की भांति ही ये अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर सेवा निवृत्ति उपरांत देय अंतिम भुगतान निर्भर करता है। यानी आपको रिटायरमेंट के बाद कितना भुगतान मिलेगा, तो ये भी एक रिकॉर्ड है पूरा, और इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे इस श्रेणी के अंतर आते हैं। और इसमें जो ये बुक होती है, या इसमें कोई भी काट-पीट या कोई पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें जो है डबल राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे से संबंधित इसमें बातें हैं, अधिकार है, तो कोई भी जो है इस पे ओवर राइटिंग ना कर सके, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। वेतन बिल तैयार किया जाता है, चयन वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान, बहुत से लोग ना पूरी सेवा अगर छठे वेतनमान पे करी है, और रिटायरमेंट के टाइम पर उनको 7वां वेतन लागू हो गया, तो उनका जो रिटायरमेंट है उसके बाद की जो उनको जो भी मिलेगी पेंशन, वो 7वें वेतनमान के हिसाब से मिले या ना मिले, जो भी बातें हैं वो सही, सब बातों का निर्णय यहाँ पर लिया जाता है। पीएफ से ऋण लेने के प्रार्थना पत्रों का अग्रेषण, जो भी पीएफ से उसने पहले पैसा निकाला है या अब लेना चाहता है, जो भी है, तो इसके भी जितने भी एप्लीकेशंस टीचर्स की तरफ से आते हैं, या और अधिक जितने भी वर्कर हैं उनकी तरफ से आते हैं, तो उन सबको भी वेरीफाई करके आगे पहुंचाना, ये सब काम है इनके। और खंड शिक्षा अधिकारी के क्षेत्र में ऐसे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पारिवारिक पेंशन के बिल तैयार करके और लेखा अधिकारी तक पहुंचाना, ये सारे काम, और उन्हें समय से जो है उनको इसको मिल भी रही है, नहीं मिल रही है पेंशन, इस चीज को भी वो सुनिश्चित करते हैं। फिर हमारा 6th पॉइंट जो है वो है समय समय पर विभिन्न प्रकार के अनुदान विद्यालयों को स्वीकृत होते रहते हैं। जितने भी जो अनुदान मिलते हैं स्कूल को, वो केंद्र सरकार भी दे सकती है, राज्य सरकार भी दे सकती है, लोकल बॉडीज भी दे सकते हैं, कोई भी अमीर कोई जन है वो दे सकता है, विदेशों से आ सकती है, एनजीओज से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो वो जो अनुदान है उसको प्रॉपर मेंटेन रखना, और उसे कहाँ पे खर्च करना है, इस सारी बात का भी ध्यान जो है इनको रखना पड़ता है। और ये सभी राशियां जो है प्रिंसिपल एवं संबंधित ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते, जो इनका, देखिए प्रधानाध्यापक भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता, और बिल्कुल जो है चीजें
क्लियर रहें, उसके लिए इन राशियों को जो है प्रधान अध्यापक एवं संबंधित ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते, वो एक संयुक्त खाता होता है जिसमें कि प्रिंसिपल और ग्राम प्रधान मिले होते हैं, और इन दोनों के ज्वाइंट जो बैंक का खाता होता है जिसे बोलते हैं ग्राम शिक्षा निधि से व्यवहारित होता है। तो ये ग्राम शिक्षा निधि आप ये समझ सकते हैं, इसमें दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो विद्यालय विकास अनुदान तथा सामग्री क्रय हेतु अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो प्रधान अध्यापक ही कहता है कि हमने जो है ये जो हमें पैसा मिला था इसको हमने यहाँ पर खर्च किया है, वो उसे सर्टिफाई करता है और आगे भेजता है। परंतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त उपयोग प्रमाण पत्र को सत्यापित करना होता है। जो प्रिंसिपल ने बना के भेज दिया, तो क्या वो चीजें सही हैं नहीं है, क्या वो प्रॉपर तरीके से खर्च हुई भी थी कि नहीं हुई थी, इसकी जो है सत्यापन वो खंड शिक्षा अधिकारी करता है। तो इस प्रकार विभाग तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों को ग्राम शिक्षा निधि संयुक्त खाता में अंतरित किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जिसका उपयोग जो है भौतिक सत्यापन करते हुए इनका उपयोग किया जा सकता है और प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। इसी तरीके से मध्याह्न जो भोजन है, मिड डे मील है, उसके अंतर्गत भी प्रत्येक माह जो आने वाला गेहूं है, चावल है, और जो है विद्यालयवार अंगणन, यानी जितने किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं उनके हिसाब से ही जो है ये सारी बातें देखनी पड़ती, कितना खाद्यान्न आना है, और उसको भी पूरे निरीक्षण में रखा जाता है, और कितना मांग पत्र जो आपने दी है, स्कूलों ने दी है, उनको चेक किया जाता है। और इस तरीके से फिर वो है ग्राम शिक्षा निधि से जो है वो लिया जाता है, और उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि जिसको जितनी जरूरत है उतना उसको पहुंचाया जाए, और उसको मिड डे मील में लेकिन कोई रुकावट ना आए, और क्वालिटी का उनको सब भोजन मिलने पाए। तो इस सारी चीजों की व्यवस्था कराना भी इनका काम है। 7th पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि अशासकीय अनुदानित विद्यालय जितने भी सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल हैं उनका भी समय समय पर अनुदान मिलता है, या अगर उन्हें अनुदान चाहिए होता है तो उसके लिए जो वो आवेदन करते हैं प्राइवेट स्कूल्स भी, तो वो सब भी जो है ब्लॉक, और जितने भी उस ब्लॉक में प्राइवेट स्कूल्स हैं अगर उन्हें भी कोई ऐसा अनुदान चाहिए होता है तो वो भी अपनी एप्लीकेशन जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लगाते हैं, और फिर वो भी सत्यापित करते हुए फिर आगे भेजते हैं, ताकि उन्हें भी जो भी संस्था उन्हें देना चाहती है वो उनसे फंड मिलने पाए। तो विभिन्न अनुदानों हेतु आवेदन पत्रों की जांच सूक्ष्मता से करें, और मूल अभिलेखों से प्रविष्टियों का सत्यापन करें, और यदि आवश्यक हो तो किसी प्रकार का संशय आपके मन में आता है तो विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण भी कर लें। और अगर कोई आपको डाउट होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, तो स्कूल में जाकर उसका निरीक्षण करना भी इनका काम होता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व है कि ये सभी विद्यालयों की संपत्ति, साज सज्जा एवं भूमि का अपूर्ण विवरण एवं लेखा जोखा रखे। इसीलिए जितने भी उनके अंडर में जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं तो उसके विद्यालय की संपत्ति क्या है, उसका जितने भी ये सारी चीजें, इसका लेखा जोखा रखना, और विद्यालय स्तर पर बनने वाले विद्यालय भवनों, शौचालयों और पेयजल की व्यवस्था, इतने जितने भी ये खर्च हो रहा है, ये जितनी भी चीजें बननी है, तो इन सब का सुपरविजन करना, और इनको ये सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, इसके ऊपर भी इनको ध्यान देना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की जितने भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं वो भी प्रॉपर बच्चों तक जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, SC ST या OBC, इन सारे बच्चों के लिए जिनके लिए भी आई है उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और जितने भी सफाई कर्मी हैं उनके बच्चों को भी जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी प्रॉपर मिले, और उनके भुगतान का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति के प्रधान तथा प्रधान अध्यापक को, यानी ये प्रधान और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो उन सबको ये बातें देखनी होती है कि ये सारी चीजें पहुंची कि नहीं पहुंची, और इनका सुपरविजन भी करें और इनको वितरण भी कराएं प्रॉपर टाइम पर। तो बालिकाओं के लिए जो है उनको पोशाक मिले, जो भी उनकी ड्रेस है, स्कूल यूनिफॉर्म है वो मिले, और फ्री जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो, स्कूल बैग, और जितने भी
SC ST के लड़के भी लड़कियां भी उनको प्रोत्साहन पुरस्कार मिले अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा में या मेरिट में बच्चे आ रहे हैं तो उन बच्चों को भी जो है ये मोटिवेशन के लिए प्रोत्साहन के पुरस्कार मिले। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु बालिकाओं विद्यालयों को प्राप्त सभी अनुदानों के उपयोग का सत्यापन किया जाना चाहिए। तो जो भी बालिकाओं के लिए फंड आ रहा है तो उनको भी प्रॉपर उन बच्चियों के ऊपर लगाया जाए ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ने पाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के क्या-क्या काम होते हैं। तो इसमें वही लिखा है कि और क्या-क्या समस्याएँ इन्हें आ सकती है, ये आप सोच सकते हैं और समस्याओं का क्या कारण है। ये भी क्योंकि देख रहे हैं आप कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हर तरीके का इनको ध्यान रखना पड़ता है, स्कूल्स का और कितना काम है इनके ऊपर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही तरीके के स्टाफ के लिए और इनका निस्तारण अपने स्तर पर किस प्रकार से करते हैं और ब्लॉक स्तर पर प्रभावी वित्तीय प्रबंधन हेतु आपके सुझाव क्या हैं? तो ये सारे प्रैक्टिकल लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आप चिंतन मनन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में हम बीआरसी और एनपीआरसी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अटेंडेंस देख लीजिएगा। थैंक यू।